हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट ही देख रहे हैं अलोंग विथ ऑल द पीवाईक्यूज 2019 से लेके 2019 से लेके 2025 तक का 13 पेपर का पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे एट द एंड। ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड। बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। सबसे पहले ये एक डायग्राम टिश्यू कल्चर का आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बोर्ड में पूछा गया था, तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। वैसे ये 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, तो शायद आपको आना चाहिए, थोड़ा तो आता होगा। क्या है ये टिश्यू कल्चर? सबसे पहले हमने एक सोर्स प्लांट लिया। सोर्स प्लांट मतलब कोई भी प्लांट हो सकता है, केले का झाड़ है यहां पे फॉर एग्जांपल। उस सोर्स प्लांट का बल्ब कॉर्म मतलब क्या? उसका जो बेस पार्ट होता है ना, ये जो नीचे का पार्ट फूगा हुआ दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला है? कॉर्म। उसके अंदर से हम कुछ टिश्यू लेंगे, कुछ सेल्स लेंगे, ठीक है। बल्ब कॉर्म में से कुछ सेल्स हम सेपरेट करेंगे, फिर वो जो सेल्स हैं उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? साफ किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, ताकि कोई अनवांटेड बैक्टीरिया, कोई गंदा बैक्टीरिया, कोई वायरस उस टिश्यू के साथ, उस सेल्स के साथ ना हो। अपना सेल्स साफ होना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट सफाई के लिए होती है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने आपको दिख रहा है एक जेल जैसा बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं अगार जेल। अगार क्या होता है? एक पाउडर होती है, उसको पानी में डालते हैं तो एक जेली बन जाता है, अगार जेल। उस अगार जेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बाद में आपका जो टिश्यू था, बल्ब कॉर्म का टिश्यू, उसको इस अगार जेल में रखते हैं। न्यूट्रिएंट के मदद से वो टिश्यू ग्रो करने लगता है। उसमें से ही धीरे धीरे पूरा प्लांट बनेगा। वो जो छोटा सा टिश्यू, कुछ सेल्स आपने लिए थे, उनमें से ही पूरा एक नया प्लांट बनने वाला है। इसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे अगार जेल एक मीडियम है जिसके अंदर हमने उस टिश्यू को रखा है। न्यूट्रिएंट उसको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उसके बाद आता है शूटिंग एंड रूटिंग। मतलब क्या? धीरे धीरे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, स्टेम समझते हो आप? उसको शूट बोला जाता है। स्टेम का जो पार्ट होता है ऊपर का, उसको शूट कहते हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसको रूट कहते हैं। तो धीरे धीरे स्टेम बनना स्टार्ट हुआ, शूट बनना स्टार्ट हुआ, रूट बनना स्टार्ट हुआ, इसको शूटिंग एंड रूटिंग कहेंगे। ये सब कुछ अगार जेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइमरी हार्डनिंग। इसमें क्या करेंगे? अपना जो प्लांट था अभी तक जेल के अंदर था, न्यूट्रिएंट के मदद से ग्रो कर रहा था, अब उसको निकाल के हम एक छोटी सी कुंडी में रखेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे। देखो, अब तक अपने प्लांट को सॉइल का आदत नहीं है, पहली बार उसको सॉइल में रखेंगे आदत लगने के लिए। लेकिन अभी भी उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा है, जो अपना ग्रीन हाउस होता है, नर्सरी होती है ना, उसी के अंदर रखा हुआ है। कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, छोटे से कुंडी के अंदर। तो इसको प्राइमरी हार्डनिंग कहते हैं। एंड बाद में जैसे प्लांट और थोड़ा बड़ा होगा, उसको एक बड़े कुंडी में डाल दिया जाएगा, इसको सेकेंडरी हार्डनिंग कहेंगे। और ये बड़ी वाली जो कुंडी होगी उसको हम डायरेक्टली बाहर रख देंगे, सनलाइट के नीचे। पहले हमने उसको एक नर्सरी जो होती है ना, उसके अंदर रखा था, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा था। अब उसको सीधा अपन बाहर रख देंगे ताकि उसको एनवायरनमेंट की आदत हो जाए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी आदत पड़ जाए। तो इसको सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। अब स्टेम सेल की बात करेंगे। आइए, ये कहानी तो आप जानते हो, ये सारे स्पर्म दौड़ के जा रहे हैं एग की तरफ, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। चलिए मुझे बताइए, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जाइगोट से, एंड ये जाइगोट यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनेगा। मतलब स्पर्म और एग के मिलने से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, उसी से बच्चा बनेगा, बराबर। जाइगोट धीरे धीरे करके ग्रो करता है। यहां पे आपको दिख रहा है जाइगोट का 2 सेल हो गया, अभी 2 का 4 हो गया, 4 का 8 होगा, हो जा चल। 8 हुआ, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो धीरे धीरे वो जाइगोट इज अ सिंगल सेल, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करके, माइटोसिस करके वो एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल, लेकिन धीरे धीरे क्या बनता है वो? माइटोसिस करके, सेल डिवीजन करके, धीरे धीरे इट बिकम्स अ बॉल ऑफ सेल्स, और उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बॉल ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। So at the earliest stage of development, organism is in the form of mass of cell. Mass of cell मतलब क्या? Ball of cell, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं. And all the cells in that mass are almost alike. उसके अंदर के सारे सेल सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं. उन सारे सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स. तो मुझे बताओ, समझ लो ये आपका एम्ब्रियो, ये आपका एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो के अंदर सारे सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल. ठीक है. एम्ब्रियो क्या होता है? मास ऑफ सेल, बॉल ऑफ सेल, ऐसे बोल सकते हो. अब मुझे बताओ, इसी एम्ब्रियो में से धीरे धीरे पूरा बच्चा बनेगा. मतलब यही जो स्टेम सेल हैं, इनमें से ही इस बच्चे के सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यूज, अंदर के सारे सेल बने होंगे. यस और नो? चलो मुझे बताओ, बच्चे के अंदर न्यूरॉन्स भी हैं, ब्लड के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, लिवर के हैं, किडनी के हैं, हार्ट के हैं, स्टमक के हैं. तो ये सारे अलग 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 सेल्स, अलग अलग टिश्यूज कहां से बने? स्टेम सेल से बने. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, स्टेम सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. तो यही स्टेम सेल से अलग अलग टाइप के सेल्स, टिश्यूज बनते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अच्छा मुझे बताइए, स्टेम सेल पहले सारे के सारे सेम थे? पहले तो सब सेम थे ना, बाद में वो डिफरेंट टिश्यू बने. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल. स्टेम सेल अलग 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 टाइप के टिश्यू में डेवलप हो रहे हैं, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो आपको मालूम है, नाड़ी बोलते हैं ना इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड. कौन सी कॉर्ड? अम्बाइलिकल कॉर्ड. उसके अंदर भी जो ब्लड होता है उसको कहते हैं कॉर्ड ब्लड. ये जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है, उसके अंदर का जो खून होता है उसको कहते हैं कॉर्ड ब्लड. और उस कॉर्ड ब्लड में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बाइलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंड टू द यूट्रस ऑफ द मदर. अम्बाइलिकल कॉर्ड से ये जो बच्चा है हमारा, वो मम्मी के यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है, बराबर. और इसके अंदर का जो ब्लड है उसको बोलते हैं कॉर्ड ब्लड. कॉर्ड ब्लड में आपको क्या मिलेगा? स्टेम सेल मिलेंगे. ठीक है. यहां तक की बात समझ में आ रही है सारी? स्टेम सेल क्या होते हैं, क्या करते हैं, उनका स्टेम सेल डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं प्रोसेस को. ठीक है. बेसिकली स्टेम सेल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं. ठीक है. इन जनरल स्टेम सेल्स आर ऑफ 2 बेसिक टाइप्स. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हमें एम्ब्रियो से मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एम्ब्रियो से मिलते हैं. एडल्ट स्टेम सेल एडल्ट पर्सन के बॉडी के अंदर मिलते हैं. एंड वैसे एक और तीसरी टाइप भी अपन बोल सकते हैं कि कॉर्ड ब्लड में भी मिलते हैं, बराबर. कॉर्ड ब्लड के जो हैं उनको ना तो मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलूंगा, ना तो एडल्ट स्टेम सेल बोलूंगा. वो एक तीसरी कैटेगरी हो गई. कॉर्ड ब्लड के अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट है, वो एक तीसरा कैटेगरी हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किधर है? एम्ब्रियो के अंदर मिलते हैं. और उनमें से 220 प्रकार के डिफरेंट सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर. 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर्म होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से. अच्छा मुझे बताओ, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ये जो प्रोसेस थी, स्टेम सेल पहले सारे के सारे सेम होते हैं, लेकिन बाद में वो डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं. दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन, बराबर है. लेकिन कैन आई से स्टेम सेल्स के पास एक एबिलिटी है, एक सुपर पावर है कि वो किसी भी प्रकार का सेल बना सकते हैं. उस सुपर पावर को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी. क्या बोलते हैं? प्लूरिपोटेंसी. तो डिफरेंशिएशन और प्लूरिपोटेंसी में क्या फर्क है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी. शब्द पे ध्यान दीजिए. प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं और एबिलिटी को प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं. अब प्लूरिपोटेंसी का 2 स्पेलिंग हो सकता है. एक ये वाला जो लिखा हुआ है ई वाला, और एक ये स्पेलिंग भी हो जाता है प्लूरिपोटेंसी. ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है. अमेरिकन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, उसके हिसाब से थोड़ा ई का फर्क होता है, बट दोनों चलता है, दोनों स्पेलिंग बराबर है. ठीक है. इतनी बात सारी क्लियर हो गई. अब एडल्ट पर्सन के बॉडी की बात करूं तो देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल इन द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन. ठीक है. रूपा का चड्डी, कौन सा? रूपा का चड्डी इसने पहना, रूपा ने क्या पहना? लेम जोक्स.
बोन मैरो मतलब क्या, आपकी जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर एक जेली जैसा मटेरियल होता है। कभी आपने बकरा वगैरह अगर आपने खाया या किसी को खाते हुए देखा तो हड्डी में से ऐसे करके वो लोग निकालते हैं, अंदर होता है एक जेली जैसा मटेरियल होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। वैसे इस बोन मैरो का काम होता है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ठीक है, आपके शरीर में जो खून बनता है, खून किधर बनता है, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, एंड वहां पर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोन मैरो, हड्डी के अंदर जेली जैसा मटेरियल। दूसरा आपका हो गया एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या, आपका चर्बी जो होती है, मोटापा, चर्बी, उसको एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, स्टेम सेल मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका ब्लड के अंदर भी स्टेम सेल आपको मिल जाते हैं। सिंपल इतना याद रखना, एडल्ट पर्सन के बॉडी में 3 सोर्सेज हैं। एक हो गया तुम्हारा, क्या हुआ, रेड बोन मैरो। दूसरा हुआ एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हुआ ब्लड। याद रख सकते हो 3? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी स्टेम सेल को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? भले वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो, भले वो कॉर्ड ब्लड में से आया हो, या वो बोन मैरो से या ब्लड से, एडल्ट पर्सन के बॉडी से आया हो, स्टेम सेल को स्टोर कैसे किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है? स्टेम सेल सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक कॉर्ड ब्लड, बोन मैरो और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? एम्ब्रियो का एक स्टेज है, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, एंड दे आर केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स। ये जो छोटी सी बाटली आपको दिखाई दे रही है, इसको वायल बोलते हैं। छोटी सी बॉटल होती है, वायल, क्या बोलेंगे, वायल। स्टेराइल का मतलब साफ, उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं होना चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्टेराइल। ठीक है, लिख दो इधर, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। स्टेराइल मतलब क्या, साफ, और वायल मतलब क्या, छोटी बाटली, छोटी सी ट्यूब होती है, बाटली होती है, व्हाटएवर, उसको वायल बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज वायल्स आर केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -135 टू -190 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। किधर पूछ सकते हैं? कोरिलेशन में पूछ लिया, ऑड मैन आउट में पूछ लिया, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया, कहीं भी पूछ सकते हैं। -135 टू -190 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर इनको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इतना याद रख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सेशन का पीडीएफ कुठे मिलणार? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। होम पेज पे थोड़ा नीचे जाओगे, फ्री मटेरियल दिख रहा है, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट दिख रहा है। फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, इसमें अपने जितने सेशन हो रहे हैं, इस सेशन का, वन शॉट सेशन का भी पीडीएफ आपको इसके अंदर दे दूंगा, जहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप जिस किसी क्लास में हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 10वीं खत्म हो रही है या 10वीं में आए हो, अपने 4 लाइव बैचेस होते हैं इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। 9th का भी, 10th का भी, 11th का, 12th का। 9th और 10th का फोकस रहेगा अपना इंग्लिश, सेमी इंग्लिश मीडियम के ऑल सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे अपना एक फाउंडेशन का भी बैच होता है, जहां पे हम नीट और जेडब्ल्यू का बेसिक्स वगैरह क्लियर करते हैं 10th में, 9th में। फाउंडेशन का भी बैच होता है। 11th और 12th में अपना फोकस रहेगा एमएच बोर्ड के, एचएससी के साइंस के ऊपर, बोर्ड एग्जाम के ऊपर, एमएचटीसीटी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर फोकस रहेगा 11वीं 12वीं का। ठीक है, इस साल का 2025 का अपना ये रिजल्ट, तेजस्वी बच्चे हैं हमारे, गुंजन और वेंकटेश, दोनों ने 100% लाए। 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया। 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया उनके स्कूल के अंदर, एंड ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अपने बैच में इन जनरल, किसी भी बैच में, 9th 10th 11th 12th, लाइव इंटरेक्टिव क्लास मतलब क्या, डाउट क्लियरिंग लेक्चर के अंदर होती है, टीचर के साथ बात करके इंटरैक्ट कर पाते हो आप टीचर के साथ। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, सारी टेस्ट आपको मिलती हैं। पर्सनल मेंटरशिप में एक स्पेशल फोन नंबर, IVR नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को कॉल करके डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, या आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, आप किसी भी टीचर से मांग सकते हो, मुझे कॉल कर लो, मैं आपको बता दूंगा। आने वाले बैचेस का एक्सेस, आपने एक बार 10th का बैच ज्वाइन किया तो आगे आने वाला क्रैश कोर्स होगा, लैंग्वेज का कोर्स होगा, ग्रामर का कोर्स होगा, सारे कोर्स आपको फ्री मिलते हैं। बाद में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। खजाना मतलब पिछले साल के, 1 साल पहले का रिकॉर्डिंग, टेस्ट, नोट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल सब मिल जाएगा। लाइव रिवीजन, एग्जाम के पहले जूम सेशन होता है, उसमें डाउट क्लियरिंग होगी लाइव में, एग्जाम के 1 दिन पहले। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से इन दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, आइए समझते हैं यूजेस ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा अंदर घुसने की
अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा, जितना जरूरी है जितना समझना है उतना ही बता रहा हूं। डायबिटीज में आपका जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास, उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है स्टेम सेल्स की मदद से। स्टेम सेल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड बाद में उनको लेके हम पैनक्रियास के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली की नहीं गई है, ठीक है। आप बोलोगे मेरी मम्मी को डायबिटीज है, उनके पैनक्रियास में स्टेम सेल डाल सकते हैं क्या? नहीं, टेक्निक एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली ऐसा किया नहीं गया। उसके अलावा अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसका मतलब है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के मसल की डेथ होती है, ये जो मसल है उसकी क्या होती है? डेथ होती है। तो स्टेम सेल्स को आप डायरेक्टली वहां पे इंजेक्ट कर सकते हो एंड वो स्टेम सेल जो मरा हुआ टिश्यू है, मसल है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, नया सेल बनाकर, नया मसल बनाकर, ठीक है। उसी प्रकार से अल्जाइमर हो गया, दोनों का आपको एक साथ बताता हूं, अल्जाइमर्स और पार्किंसन, दोनों में ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की डेथ होती है, तो स्टेम सेल्स के मदद से उन न्यूरॉन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। इतना ही हम समझेंगे। 4 बीमारी का नाम याद रखने का, डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर, पार्किंसन। इनमें जो डेड सेल हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है स्टेम सेल के मदद से। दिमाग में फिट हुआ? चलो, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन कंडीशंस लाइक अनीमिया, थैलेसीमिया, लुकीमिया। लुकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। तो इन तीनों में, एनीमिया, थैलेसीमिया, लुकीमिया, इनमें आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है ब्लड बनाने के लिए एंड बाद में उस ब्लड को इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लिवर, अगर किडनी और लिवर फेल होता है, ध्यान से सुनना, अभी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अगर किडनी और लिवर फेल होता है तो इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल एंड उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं टेक्स्ट बुक में कि स्टेम सेल को लेके हम लेबोरेटरी में पूरा किडनी बना सकते हैं, पूरा लिवर बना सकते हैं और उनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक में बोला है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा किडनी, पूरा लिवर अब तक सक्सेसफुली कहीं पे भी बनाया नहीं गया है। एक समय आएगा आने वाले फ्यूचर में कि हम पूरा किडनी, पूरा लिवर बना पाएंगे, पूरा हार्ट, पूरा ऑर्गन बना पाएंगे, एक समय आएगा, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हम किडनी का टिश्यूज बना सकते हैं, लिवर का टिश्यू बना सकते हैं, पूरा किडनी, पूरा लिवर नहीं बनता। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखने का है, एग्जाम में क्या लिखोगे यही लिखोगे, लर्न करोगे पूरा, ठीक है। सेल थेरेपी में क्या हो गया? स्टेम सेल आर यूज्ड टू रिप्लेस डेड सेल इन डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर, पार्किंसन, हो गया। ब्लड सेल प्रोड्यूस करने हैं फॉर कंडीशन लाइक अनीमिया, थैलेसीमिया, लुकीमिया। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर किडनी और लिवर फेल होता है तो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल एंड ट्रांसप्लांटेड, जैसा है वैसा लर्न करो, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल एंड ऑर्गन्स। मुझे बताओ, स्टेम सेल्स, इनके पास क्या एबिलिटी है? प्लूरीपोटेंसी, बराबर। प्लूरीपोटेंसी से वो लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बराबर। तो न्यूरॉन बना सकते हैं, अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो बता रहा हूं। स्टेम सेल से हम न्यूरॉन बना सकते हैं, न्यूरॉन से हम ब्रेन का टिश्यू बना सकते हैं। फिर उसी तरीके से स्टेम सेल से इंटेस्टाइन के सेल बन सकते हैं, उससे तुम पूरा इंटेस्टाइन बना सकते हो। स्टेम सेल से लिवर के सेल्स बन सकते हैं, उससे पूरा लिवर बना सकते हो। स्टेम सेल से हार्ट के मसल बन सकते हैं, उससे पूरा हार्ट बना लो। स्टेम सेल से बोन के सेल्स बन सकते हैं, उससे पूरा बोन बना लो। तो इधर जितने जितने नाम दिए हैं ना, न्यूरॉन, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, इतना याद रखना है। एग्जाम में ना खाली डब्बा आएगा, उसको भरने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, फिर ये भी एक डायग्राम याद रखना, किधर गया, रुक जाओ। स्टेम सेल थेरेपी, डायग्राम का नाम क्या है? स्टेम सेल थेरेपी। इधर हम स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बाद में उनको यूज कर सकते हैं डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, बराबर है। एंड स्टेम सेल खुद की भी कॉपीज बना सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब क्या? टू मेक कॉपी। स्टेम सेल्स डिवाइड करके खुद के भी कॉपीज बना सकते हैं एंड डिफरेंशिएशन भी दिखता है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे, डिफरेंशिएशन, बराबर है ना। चलो, इतना क्लियर हुआ। डायग्राम का नाम क्या है? स्टेम सेल थेरेपी, इतना याद रखना। चलो, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें। मुझे बताओ, आपके शरीर के अंदर वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, अलग अलग ऑर्गन, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, दे कैन बिकम लेस एफिशिएंट, मतलब क्या? बराबर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है या कंप्लीटली
काम करना बंद कर दिया, फंक्शनलेस हो गए ड्यू टू एजिंग। एजिंग मतलब क्या, उम्र हो जाना, बुढ़ापा। बुढ़ापे के साथ ऑर्गन खराब होते हैं, इन्फेक्शन के वजह से, किसी डिसऑर्डर के वजह से या किसी एक्सीडेंट के वजह से आपके ऑर्गन लेस एफिशिएंट हो सकते हैं या कंप्लीटली फंक्शनलेस हो सकते हैं। तो ऐसे समय पे इफ द पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन, अगर उस पर्सन को वो ऑर्गन दिया जाए, मेरा लिवर फेल हो गया, ऐसे समय पे अगर मुझे दूसरा लिवर मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी, माई लाइफ कैन बी सेव्ड, बराबर है। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया है, हर इंसान के पास 2 किडनी होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, सुसु बनाने का काम, कैन अकर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल किडनी। एक किडनी से भी आप सुसु बना सकते हो, लेकिन बाद में सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। दारू पीऊंगा एक किडनी पे तो नहीं चलेगा, वो किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो सारी गंदी आदतों से दूर रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, तब जाके एक किडनी पे भी आप जिंदा रह सकते हो, मरते दम तक रह सकते हो, एक किडनी पे जिंदा रह सकते हो। आदतें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड पर्सन कैन डोनेट अनदर किडनी, एक किडनी आप डोनेट कर सकते हो आपके फैमिली मेंबर में किसी को रिक्वायरमेंट अगर लगी, टचवुड कभी ना आए ऐसा किसी का समय, ठीक है, लेकिन अगर लगा किसी में फैमिली मेंबर को तो आप अपना एक किडनी अगर मैच होता रहेगा तो दे सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। अगेन टचवुड किसी के घर में ऐसा ना हो, मेरे घर में ना हो, आपके भी ना हो, ड्यू टू सम रीजन, आग लगने की वजह से, जलने की वजह से फेस की या हाथों की स्किन खराब हो सकती है, जल सकती है, तो वैसे टाइम पे थाइज के पीछे का जो स्किन होता है उसको निकाल कर इस तरीके से मशीन आती है, जैसा हम गाजर छीलते हैं उसी प्रकार से पीलर होता है, एक स्किन को निकाल कर दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है दूसरे पर्सन को जिसका स्किन डैमेज हो गया है, ठीक है। एंड यहां से जो डोनेट किया हुआ स्किन रहेगा ना, वो एज इट इज वापस नहीं आएगा, वहां पे दाग तो दिखेगा आपको, डिस्कलरेशन दिखता है उसका, ठीक है। तो सोच समझ के ये काम हम करते हैं, लेकिन डोनेट किया जा सकता है। हाउएवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। बाकी ऑर्गन्स जब आप जिंदा हो तभी आप डोनेट नहीं कर सकते। लिवर हो गया, हार्ट हो गया, आंख, दे कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। मरने के बाद आप लिवर, हार्ट, किडनी सब डोनेट कर, किडनी तो ठीक है, जिंदा हो तभी भी दे सकते हो। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इधर लिखता हूं, जब आप अलाइव हो, जिंदा हो, तब आप क्या क्या दे सकते हो? 1 किडनी, 1 किडनी। दूसरा पार्ट ऑफ लिवर, लिवर का कुछ पार्ट आप दे सकते हो, आपका लिवर भी रिजनरेट करता है। पार्ट ऑफ लंग, आपका जो फेफड़ा फुफ्फुस होता है उसका भी कुछ पार्ट आप डोनेट कर सकते हो, वो भी रिजनरेट होता है। लिवर हो गया, लंग हो गया, ब्लड डोनेट कर सकते हो, स्किन डोनेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। बाल डोनेट कर लो तिरुपति जाके, हेयर डोनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जब जिंदा हो तब आप दे सकते हो। एंड आफ्टर डेथ, मरने के बाद पूरा शरीर भी डोनेट किया जा सकता है मेडिकल कॉलेज के लिए। बाकी हार्ट तो डोनेट होता है, लिवर डोनेट हो जाता है, पूरा का पूरा लिवर चला जाएगा, पूरी किडनी भी चल, दोनों किडनी डोनेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आंखें डोनेट हो जाएंगी, आईज, हार्ट के अंदर के वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स होता है अंदर, हार्ट वाल्व्स, वो डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये मरने के बाद डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। चलो इधर तक का कहानी एकदम क्लियर हो गया है, आगे बढ़ेंगे। चलो अभी अपन बायोटेक्नोलॉजी के तरफ जा रहे हैं। ये क्या है मुझे बताओ? डीएनए है। डीएनए का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको मैं जीन बोल सकता हूं, समझ लो, समझ लो ये जीन था इधर। जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर मैं इस जीन को काट के निकाल दूं, ठीक है, और उसके जगह पे मैं दूसरा कोई जीन डाल दूं, न्यू जीन, अगर नया जीन इंसर्ट कर दिया, तो कहना इसे कैरेक्टर में भी चेंज आ जाएगा। जीन चेंज हो गया तो कैरेक्टर में भी बदलाव आ जाएगा। इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग। काफी सारे अलग अलग नाम हैं, लेकिन सिंपल भाषा में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। एग्जिस्टिंग जीन को काट के नया जीन डाल दिया, नया कैरेक्टर आ गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी, मस्त कहानी आपको बताता हूं। ये आपका पैनक्रियास है। पैनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, बराबर। इनको हम कहते हैं बीटा सेल्स, इनका नाम है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अभी ध्यान से सुनना, इंसुलिन प्रोड्यूस करना इनका एक कैरेक्टर है। इंसुलिन प्रोड्यूस करना एक कैरेक्टर है, तो उसका भी एक जीन रहेगा। इंसुलिन का भी एक जीन होगा ना डीएनए के अंदर। हमने वो जीन काट के बाहर निकाला, ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन का जीन
जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन, हमने काट के निकाला बाहर, ठीक है। अब इस जीन को हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई, ई मतलब क्या, एस्चेरिशिया, नाम क्या है, एस्चेरिशिया ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। अब इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है, ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए गोल होता है, इसको हमने काटा, जगह बनाई और उसमें अपना इंसुलिन वाला जीन डाल दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया, बराबर। फिर उसको वापस हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। तो मुझे बताओ, ये बैक्टीरिया, कैन आई से ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गया, इसके पास एक नया जीन आ गया। एंड अब ये जीन किस चीज का है, इंसुलिन का है ना, ये जीन किस चीज का है, इंसुलिन। तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, इंसुलिन बना सकता है। अब इसके पास एक नया कैरेक्टर आ गया, अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई कोलाई प्रोड्यूसेस इंसुलिन। समझ में आ गई बात। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया में हम अलग अलग जीन्स डाल के अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल दिया इंसुलिन का। मुझे बताओ, आपके बॉडी में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं ना, एंजाइम्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इनसे बनवा के ले सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो फिर एक एग्जांपल यहां पे समझ लो, हाइब्रिडाइजेशन का। जैसे एक एग्जॉटिक बुल मतलब क्या, एक फॉरेन का बुल है, बैल, और एक हमारी देसी गाय है बेचारी, है ना, इंडियन काउ। इनके बीच में रिप्रोडक्शन करवा के बच्चा पैदा किया जा सकता है, बराबर है। दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे बच्चे के अंदर, फॉरेन वाले बैल के और इंडियन गाय के। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इनका जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे हाइब्रिड, दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे समझ लो मेरे पास दो फ्लावर है, रेड कलर का और पिंक कलर का। ये दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए, दोनों का प्रजाति सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम स्पीशीज। ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैंगो का है तो ये भी मैंगो का है, वैरायटी अलग हो सकता है। ये हापुस का है और ये तोतापुरी का है, ये चलेगा, वैरायटी में डिफरेंस चलेगा, लेकिन दोनों का प्रजाति सेम होना चाहिए। एक मैंगो का है तो दूसरा तुम चीकू का लेके आए, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। दोनों मैंगो का होना चाहिए, वैरायटी अलग रहेगा, चलेगा, ठीक है। एक हापुस है, एक तोतापुरी, एक लंगड़ा है, एक राजापुरी, वैसा चलता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, एक को हमने मेल प्लांट बोला, एक को हमने फीमेल बोला। मेल प्लांट में जो एंथर है, अच्छा, फीमेल प्लांट को फीमेल कैसा बनाने का, उसका स्टेमन काटने का। स्टेमन समझते हो, एंड्रोशियम, काट के निकाल दिया, तो अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ गाइनोशियम बचा, तो ये फीमेल प्लांट हो गया। मेल प्लांट में चलो एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, तो वो पोलन ग्रेन लेके हम फीमेल प्लांट का जो गाइनोशियम है उसके स्टिग्मा पे डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, आगे का कहानी मालूम है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ट्यूब नीचे जाएगा, दो मेल गैमेट नीचे जाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड, पूरी कहानी आपको मालूम है, ठीक है। तो जो सीड बनेंगे, क्या इनको मैं हाइब्रिड सीड बोल सकता हूं और इसका इस्तेमाल करके मैं हाइब्रिड प्लांट्स बना सकता हूं, यस और नो। मेरे को बताओ, ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, ये तो मालूम है ना आपको। ओव्यूल्स का सीड बनेगा, इनको हम हाइब्रिड सीड बोलेंगे, और इनसे जो झाड़ बनेगा, झाड़ उगाया जाएगा, उसको हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, मतलब क्या, जीन में बदलाव किया जा सकता है, एंड हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर कुछ नहीं है, हमारा स्वार्थ है, जो हम चीजें करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं। वेलफेयर मतलब क्या, भलाई, लेकिन भलाई का जमाना नहीं है, ठीक है। चलो फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से मेन एरियाज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको हम यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, एक हो गया यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, जैसे लैक्टोबैसिलस मालूम है आपको, तो लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करके आप योगर्ट बना सकते हो दूध से, तो ये भी एक एबिलिटी है, बैक्टीरिया की एबिलिटी है दूध का दही बनाना, है ना, योगर्ट फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करके। दूसरा, आप
अल्कोहल बना सकते हो मोलासिस से, मोलासिस समझते हो ना, शुगर फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मोलासिस बोलते हैं। एंड अल्कोहल बनाने के लिए कौन चाहिए तुमको, ईस्ट चाहिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविस चाहिए। तो ये क्या है, वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स हैं। वैसा हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है ना, आप क्या कुछ नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक एसिड्स बना सकते हो, जैंथन गम बनाए, प्रोबायोटिक बना लो, चीज बना लो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, वाइन बना लो, बेवरेजेस बना लो, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल। अभी जो मैंने आपको कहानी बताया कि इंसुलिन का जीन निकाल के बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया इंसुलिन बना के देता है, इसको प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया से, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया और फंगाई से अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, अलग अलग वैक्सीन बना सकते हैं, और इवन हॉर्मोन्स भी बनवा सकते हैं, हॉर्मोन्स बनवा सकते हैं, एंजाइम्स बनवा सकते हैं। ये सब कुछ हम सेल्स से, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, इनसे बनवा के ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, बनाना, ठीक है। तीसरा, यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर। डीएनए का इस्तेमाल करना, डीएनए को मॉडिफाई करना, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाना हमारे भलाई के लिए। सिंपल पॉइंट है। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या, हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। डीएनए अपने अंदर है, प्रोटीन अपने अंदर है, इनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इनका इस्तेमाल हम हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग बना सकते हो, एनिमल्स बना सकते हो, प्रोडक्ट्स बना सकते हो ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, वही मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन करके आप मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हो, मॉडिफाइड एनिमल्स, मॉडिफाइड बैक्टीरिया, एंड ये भी हमने पढ़ा ना, इंसुलिन बनाया जा सकता है, अलग अलग हार्मोन बनाए जा सकते हैं बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं बाय जीन मैनिपुलेशन, ठीक। एंड एक लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट याद कर लेना, मेन एरियाज के पॉइंट्स याद कर लेना। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ये मैंने आपको बताया, जैसा इंसुलिन बनाया जा सकता है उसी प्रकार से ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर होता है, उसको भी बनाया जा सकता है बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। एंड लास्टली, यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक। अब आपको बताऊं, जेनेटिक टेक्निक के अंदर क्या आता है, जीन मॉडिफिकेशन, उसको हम, ध्यान से सुनना, जीन मॉडिफिकेशन उसको हम जेनेटिक टेक्निक बोलते हैं। एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक में क्या आता है, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सेल और टिश्यू। मतलब क्या, हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू लेके, प्लांट का छोटा सा टिश्यू लेके अगार जेल में उसको ग्रो किया जाता है, इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे हम जीन मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रोथ करने के लिए, बराबर है। दूसरा हो गया हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में भी हम डीएनए को काट के कुछ नहीं करते, अपने आप होता है, हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, अलग अलग वेराइटीज के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन हम खुद जाके डीएनए को चेंज नहीं करते। तो ये हाइब्रिड सीड भी किस में आ गया, नॉन जेनेटिक टेक्निक में आ गया। याद रहेगा इतना, ये आपके मेन एरियाज हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। इसके बाद आता है बेनिफिट, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के फायदे, इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। सिंपल भाषा में, भले आपका खेत क्रॉप लैंड एरिया छोटा था, उतने ही एरिया में आप ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हो। यील्ड का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। ज्यादा खेती कर सकते हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, भले आपका खेत छोटा हो, ठीक है, एक बात। दूसरा बात, एक्सपेंस ऑन डिजीज कंट्रोल इज मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। तो हमने ऐसा प्लांट बनाया है जो बीमार नहीं पड़ता। हमने मॉडिफिकेशन करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके प्लांट बनाए हैं जो बीमार नहीं पड़ते, उनके ऊपर वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं होते। तो डिजीज कंट्रोल के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो हमारा कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे प्लांट्स के ऊपर कुछ कुछ दवाई छिड़कनी पड़ती है ताकि वो बीमार ना पड़े, तो वो जो खर्चा है वो मेरा कम हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन डिजीज कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे प्लांट कैसे हैं, रेजिस्टेंट, बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। तीसरी बात, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी। फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनको जल्दी फ्रूट्स आते हैं। किसी किसी प्लांट पे फ्रूट आने को टाइम लगता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है, लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमने ऐसा प्लांट बनाया जिसको फ्रूट जल्दी आएगा, ताकि यील्ड पर एनम
विल बी इंक्रीज। यील्ड का मतलब क्या? प्रोडक्शन। फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एनम का मतलब क्या? एनम का मतलब ईयर। तो आपका जो प्रोडक्शन है पर ईयर, हर साल का आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ऐसे प्लांट बनाए गए हैं जिनके ऊपर फ्रूट जल्दी जल्दी आते हैं, फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी। चलो चौथी बात, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी विच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर वाटर स्ट्रेस। पहले ये बात समझ लो, हमने कैसा प्लांट डेवलप किया? स्ट्रेस रेजिस्टेंट। स्ट्रेस रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया या बहुत कम हो गया तो काफी सारे प्लांट मर जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे प्लांट डेवलप किए जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाएगा या बहुत घट भी जाएगा, हमारा प्लांट मरेगा नहीं, सर्वाइव कर लेगा। प्लांट को अगर पानी नहीं मिला, प्लांट सूख गया, फिर भी वो मरेगा नहीं, सर्वाइव कर लेगा। उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी लेकिन वो मर नहीं जाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। वैसे प्लांट हमने डेवलप किए हैं जो स्ट्रेस को झेल पाते हैं। टेम्परेचर का स्ट्रेस या पानी का स्ट्रेस, पानी ना होने का स्ट्रेस। कभी कभी बहुत पानी दे दिया, ज्यादा पानी दे दिया तो भी प्लांट मर जाता है। तो हमने स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी मतलब क्या? सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। काफी बार न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, आपने फर्टिलाइजर बराबर नहीं डाला या फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया, ओवर हो गया, तो भी अपना प्लांट वैसे समय में सर्वाइव कर सकता है। चेंजिंग फर्टिलिटी में भी सर्वाइव कर लेगा। तो इतना अपने को याद करना है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो आते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन पे। कॉमर्शियल एप्लीकेशन मतलब क्या? पैसा, धंधे के लिए कॉमर्शियल एप्लीकेशन। एक आ गया क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? 1 मिनट। ठीक है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंप्रूव यील्ड एंड वैरायटी। यील्ड मतलब क्या? प्रोडक्शन। वैरायटी मतलब क्या? अलग अलग वैरायटी आती है, समझते हो ना? मैंगो का ही बात करूं तो अलग अलग वैरायटी आती है उसमें, लंगड़ा, हापुस, तोतापुरी, राजापुरी, केसर, बादाम आता है ना। तो अलग अलग वैरायटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, हाइब्रिडाइजेशन से, एंड प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन याद करना, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। हाइब्रिड सीड का मतलब क्या? जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एक और एग्जांपल यहां पे है, जैसे आपको दिख रहा है 2 प्लांट है, एक लाल टमाटर है और बड़ा है। टमाटर कैसा है? लाल है और बड़ा है। और दूसरा वैरायटी कैसा है? छोटा है और पीला है। छोटा और पीला, बड़ा और लाल। इनके बीच में हमने रिप्रोडक्शन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो दोनों का कैरेक्टर्स मिक्स हो गया, दोनों का जीन्स कंबाइन हो गया। तो हमें छोटा और लाल टमाटर मिल सकता है कैरेक्टर के मिक्स होने से। उल्टा भी हो सकता है, हमें उल्टा भी हो सकता है, बड़ा और पीला भी मिल सकता है। दोनों पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। ज्यादा फ्रूट्स में आपको बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये तो आप समझते हो ना, ऐसे प्लांट जिनके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया, नया कैरेक्टर ऐड किया गया है। क्रॉप्स, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, काफी बार पूछते हैं। क्रॉप्स डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग अ फॉरेन जीन। इंटीग्रेटिंग मतलब क्या? ऐड करना। फॉरेन जीन मतलब क्या? ये जो जीन आपको दिख रहा है, दूसरा कोई बाहर से दूसरा जीन लेके हम डाल रहे हैं ना। अरे बाबा, ये जो जीन है ये हम बाहर से लेके आए हैं ना, दूसरा कोई निकाल के लेके आए ना, इसको कहेंगे फॉरेन जीन। फॉरेन जीन, इसको हम प्लांट के डीएनए में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर से पढ़ो, बहुत कंफ्यूजन होता है इधर। क्रॉप्स आर डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर। हमको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा कैरेक्टर हम क्रॉप के अंदर डाल सकते हैं बाय integrating, adding a foreign gene with their genome. This is called genetically modified crop. सर जीनोम मतलब क्या? बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है? डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, है ना। तो सारे जीन्स मतलब पूरा जो डीएनए होता है, पूरा डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का जो पूरा डीएनए है उसको हम जीनोम कहते हैं।
उसके अंदर हमने एक फॉरेन जीन को ऐड कर दिया, इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? तो यहां से अपन आगे चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है यहां पे बीटी कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है इसके ऊपर। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थूरिनजेंसिस, ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है बैसिलस थूरिनजेंसिस, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया का कैरेक्टर है टॉक्सिन प्रोड्यूस करना, तो कहना इससे टॉक्सिन का एक जीन रहेगा उसके पास, यस और नो? टॉक्सिन बनाना एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, तो टॉक्सिन का भी एक जीन होगा, वो जीन हमने इसके अंदर से सेपरेट किया, इसको बोलेंगे बीटी जीन, बैसिलस थूरिनजेंसिस जीन। मुझे बताओ ये जीन किस चीज का है? टॉक्सिन का है। हमने क्या किया, इस जीन को कॉटन के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, कॉटन के जीन के साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अब क्या होगा, कॉटन का प्लांट जब उगेगा, ठीक है, कॉटन का प्लांट अगर उग रहा है तो कॉटन के लीव्स में, और ये जो कॉटन के, इसको बॉल्स बोलते हैं, बॉल्स ऑफ कॉटन, ठीक है, बॉल्स ऑफ कॉटन, लीव्स में और बॉल्स में ये टॉक्सिन बनने वाला है, और अगर कोई कीड़ा आके उसको खाता है तो कीड़ा मर जाएगा, ठीक है। तो देखो पढ़ लो, ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फेटल, फेटल मतलब क्या, डेडली फॉर बोलवर्म, इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन, बराबर है। इफ द बोलवर्म फीड्स ऑन द लीव्स द टॉक्सिन विल डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंटरी कैनाल एंड द बोलवर्म विल डाई। एलिमेंटरी कैनाल मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है माउथ से लेके एनस तक का, वैसा वो बोलवर्म के पास भी रहेगा, माउथ से लेके एनस तक का ट्यूब रहेगा ना, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इस टॉक्सिन की वजह से उसकी एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कीड़ा मर जाएगा, यही कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ऐसा ही एक बीटी ब्रिंजल वैरायटी बनाया गया था यूजिंग द सेम जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। तो जैसा बीटी कॉटन था वैसा ही ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब क्या, वांगा, तो ये टॉक्सिन का जो जीन था इसमें से निकाल के बीटी जीन बोलूंगा उसको, चलो बीटी जीन, उसको ये लोग ने किस में डाल दिया, ब्रिंजल के अंदर डाला। तो ये जो ब्रिंजल था उसके भी लीव्स में, और जो ब्रिंजल खाते हैं उसके अंदर भी वो टॉक्सिन बनने लगा, कीड़ा अगर इसको खाएगा तो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन ये जो बीटी ब्रिंजल जो है ये काफी लोगों ने अपोज किया था, तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, अब ये मार्केट में नहीं मिलता, डिसकंटिन्यू कर दिया। लोगों ने बोला टॉक्सिन वाला हम नहीं खाएंगे, तो काफी ज्यादा अपोज हुआ था ये, एंड उसके बाद ये बंद हो गया। चलो फिर गोल्डन राइस का एग्जांपल समझ के लो। आपको मालूम है बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन एक केमिकल है जो खाने से अपने अंदर ये केमिकल कन्वर्ट होता है इनटू विटामिन ए, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसको हम खाते हैं अपने बॉडी में, इसको कन्वर्ट किया जाता है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू विटामिन ए, तो इसको बोलते हैं प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब विटामिन ए के पहले का केमिकल, ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो इसके लिए का जो जीन है, बीटा कैरोटीन का भी एक जीन होगा, बराबर, द जीन सिंथेसाइजिंग बीटा कैरोटीन, इसको हमने, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन वेराइटी ऑफ राइस, चावल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो चावल के अंदर बीटा कैरोटीन बनने लगा, एंड बीटा कैरोटीन का कलर ऑरेंज होता है, तो अपना जो राइस है वो भी येलो ऑरेंज कलर का हो गया, उसको बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है। तो राइस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा कैरोटीन। और व्हाट विल हैपन, इसको खाने से, चावल खाने से आपके अंदर बीटा कैरोटीन आएगा, जिसको कन्वर्ट करके आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। तो गोल्डन राइस खाने से विटामिन ए मिलने वाला है, यस और नो? तो नाउ एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल वेराइटी, नॉर्मल चावल के कंपैरिजन में इस चावल के अंदर, इस वैरायटी के अंदर, ये वैरायटी 2005 में बनी थी, इसके अंदर 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। नॉर्मल चावल के कंपैरिजन में इसके अंदर 23 टाइम्स ज्यादा बीटा कैरोटीन है, एंड बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, सिंपल। चलो फिर एक आता है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। आपको मालूम है वीड्स, वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, आपका जो क्रॉप है उसके आसपास छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट उगते हैं, उनको वीड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। आपका समझ लो गेहूं का खेती है, ठीक है, गेहूं का खेत है, उसमें छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट आसपास में उग रहे हैं, तो वो जगह रोक रहे हैं, पानी भी वो लोग
यूज कर लेंगे, सनलाइट भी वो लोग थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, हम जो फर्टिलाइजर डालेंगे वो भी वो लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो कैन आई से वो आपके मेन आपका जो क्रॉप है गेहूं का, उसके साथ वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, गेहूं के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सॉर नो। तो वीड क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। तो हम क्या करते हैं, हम उनको मारने के लिए एक स्प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड बोलते हैं या फिर उसको वीडीसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड या वीडीसाइड। दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड बट इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप ऑल्सो। आप दवाई छिड़कोगे वीड को मारने के लिए, लेकिन आपका मेन जो क्रॉप है, गेहूं का खेत है फॉर एग्जांपल, तो गेहूं का प्लांट भी अफेक्ट हो रहा है, मेन क्रॉप भी अफेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाया, ऐसा प्लांट बनाया जिसको इस केमिकल से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं हर्बिसाइड स्प्रे करूंगा तो सिर्फ वो वीड मरेंगे, मेरा जो मेन क्रॉप है वो नहीं मरेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वेराइटी ऑफ क्रॉप आर बीइंग डेवलप्ड, ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड। सिर्फ वीड के प्लांट मर रहे हैं, आपके मेन क्रॉप अफेक्ट नहीं हो रहे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नाउ बायो फर्टिलाइजर के बारे में क्या बोला हुआ देख लो। ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पहली बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, हवा में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आपकी जो सॉइल है उसके अंदर कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सॉइल में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हवा का जो नाइट्रोजन है उसको पहले तो कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया और बाद में कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट, एंड बाद में ये नाइट्रेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड अपना प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, हवा के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना ताकि अपना प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, एंड इन बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर, अपने आप प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, हमें ऊपर से कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, एंड एक और चीज होती है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन, बच्चों को समझ में नहीं आता है काफी बच्चों को। देखो, सॉइल में इनसॉल्युबल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, मतलब क्या, ऐसा फॉस्फेट जो आपके पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है। ये काम भी कौन करता है, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया करते हैं, एंड इन बैक्टीरिया को भी क्या बोला जाएगा, बायो फर्टिलाइजर बोला जाएगा। इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाते हैं, फिर ये सॉल्युबल फॉस्फेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एंड अपना प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मुझे बताओ सिंपल भाषा में, ये बायो फर्टिलाइजर के वजह से प्लांट को नाइट्रोजन भी मिला और फॉस्फोरस भी मिला, ठीक है। हमें कोई केमिकल डालना पड़ा ऊपर से नहीं, हमने सिर्फ बैक्टीरिया डाल दिया, बाकी सब काम वो बैक्टीरिया ने अपने आप कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गए बायो फर्टिलाइजर। सो ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटी ऑफ द प्लांट आर इंप्रूव्ड, ठीक है। तो ये दोनों काम ये बैक्टीरिया कर लेते हैं, अपने प्लांट को नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फॉस्फोरस भी मिल रहा है, ठीक है। अब कौन से बैक्टीरिया हैं, एक हो गया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना, अजोला। एजोला क्या होता है, एजोला बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्लांट है, लेकिन ये जो एनाबिना है ना, एनाबिना, ये एजोला के ऊपर आपको मिलता है। तो एनाबिना और एजोला हमेशा साथ में रहते हैं, मतलब समझ लो एजोला लीफ है, प्लांट है, उसके ऊपर आपको एनाबिना मिलेगा, तो एजोला एनाबिना साथ में आते हैं, ठीक। एजोला प्लांट है, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, लेकिन एजोला के ऊपर एनाबिना प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। लेकिन जो लिखा है एग्जाम में, जैसा लिखा है पेपर में, मतलब टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही लिखना, ठीक है। तो सारे एग्जांपल लर्न कर लेना, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना, एजोला, दीज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा लिखेंगे। चलो फिर बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। टू मेन मेथड आर यूज्ड, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, दे आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सीमेन को काऊ के अंदर डाला जाता है, सीमेन लेके डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ताकि वो काऊ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, उसको बच्चा हो, तो सीमेन को इंसर्ट किया जाता है। अदरवाइज एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर इज
सिमिलर टू आईवीएफ। आपने सुना है आईवीएफ में क्या होता है? एक पेट्री डिश ले लो, उसके अंदर एग कलेक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर सीमेन रिलीज किया जाएगा जिसके अंदर स्पर्म्स होंगे, तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पे पहले तो जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट ग्रो होके एम्ब्रियो बनेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनता है आईवीएफ के टेक्निक से, यहां पर भी होती है। फिर उस एम्ब्रियो को इंप्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर, जैसा सेम टू सेम प्रोसेस आईवीएफ में होता है, वही प्रोसेस यहां पर भी काऊ के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक हैं जो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो सीमेन को अंदर डालो आर्टिफिशियली, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और एम्ब्रियो को ट्रांसफर करो अंदर, एम्ब्रियो बाहर बनेगा, बाद में ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों टेक्निक एनिमल हस्बेंड्री में यूज की जाती हैं। क्यों करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करके क्या मिलता है? इट विल इंप्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। दूध है, मीट है, वुल है, इन सबका क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ेगा। एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा मजबूत एनिमल बनाए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं फॉर हार्ड वर्क। खेत में मेहनत करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, गाड़ी खींचना पड़ता है, बैलगाड़ी वगैरह, तो उसके लिए ज्यादा मजबूत बैल आपको बनाना पड़ेगा। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी से, हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो, एडिबल वैक्सीन का बात करेंगे। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस। एडिबल वैक्सीन मतलब आप जिसको खा सकते हो, जैसे ये बटाटा है, इसको अगर मैंने खाया तो मुझे क्या मिलता है? इम्यूनिटी मिलता है। पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है। जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाना, समझ लेना। ये पैथोजन है। पैथोजन मतलब क्या? जो आपको बीमारी कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमारी कॉज करता है उसको पैथोजन बोलते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो आपको बीमारी कॉज करने वाला है उसको पैथोजन बोलेंगे। उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको बोलते हैं एंटीजन। ध्यान से सुनिएगा, एंटीजन। जब ये बैक्टीरिया आपके अंदर आता है, पूरी कहानी सुन लो, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब ये पैथोजन बैक्टीरिया आपके अंदर आता है तो आपकी बॉडी इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है? ये जो प्रोटीन होता है एंटीजन, उसको आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, पहचान लेती है कि हाँ ये एंटीजन है, मतलब ये पैथोजन आ गया। एंटीजन को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड बाद में आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो उसको फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज का काम क्या है? फाइट द इन्फेक्शन। ठीक है, इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं या फिर इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। आपका बॉडी फाइट करता है ना, बैक्टीरिया को फाइट कर रहा है, वायरस को फाइट कर रहा है, तो कैसे फाइट करता है? एंटीबॉडीज बना के फाइट करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज भी बनती हैं, बाद में व्हाइट ब्लड सेल भी वहां पे आते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन पहले एंटीबॉडीज बनता है। कहानी समझ में आया? कोई भी प्रकार का पैथोजन हो, कोई भी प्रकार का पैथोजन हो, उसके ऊपर क्या रहता है? एक प्रोटीन होता है। काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनको एंटीजन बोलते हैं। आपकी बॉडी उस एंटीजन को पहचानती है, ठीक है, और रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, और ये एंटीबॉडीज इंफेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। इतना कहानी समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है, बराबर? तो कहना ही से उसका भी एक जीन होगा। बैक्टीरिया के अंदर उस एंटीजन का एक जीन होगा। तो हमने क्या किया? हमने बैक्टीरिया के अंदर से या पैथोजन के अंदर से वो एंटीजन का जो जीन है उसको हमने बाहर निकाला। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। ह्यूमन पैथोजन मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो इंसान में बीमारी कॉज करता है, ह्यूमन पैथोजन। उसमें से हमने वो एंटीजन का जीन आइसोलेट किया, सेपरेट किया। अब इस जीन को हम पहले एक वायरस के अंदर डालेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। वायरस के अंदर का जो हार्मफुल डीएनए है उसको निकाल दिया जाता है, एंड उसमें ये जो एंटीजन का जीन है इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वायरस को मॉडिफाई किया है, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। क्या बोला? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। बात समझ में आ गई? वायरस को मॉडिफाई किया।
इस जीन को हमने वायरस में डाला। अब इस वायरस को हम पोटैटो के लीव्स के ऊपर छोड़ देंगे। ध्यान से सुनना, पोटैटो के लीव्स के ऊपर छोड़ देंगे। मुझे बताओ लीव्स के अंदर पोटैटो के सेल्स होंगे? ध्यान से सुनना, ये समझ लो आपका पोटैटो का, ये पोटैटो का सेल है। कैसा सेल है ये? शी पोटैटो का सेल है, उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर पोटैटो का डीएनए रहेगा। यस और नो? चलो, फिर हमने जो वायरस बनाया, समझ लो वो वायरस ऐसे करके प्लांट के सेल को, पोटैटो का जो सेल है उसको जाके इन्फेक्ट करेगा। क्या करेगा? इन्फेक्ट। और इस वायरस के अंदर क्या है? एंटीजन वाला जीन है। कम ऑन, यस और नो? तो ये वायरस क्या करता है, उस एंटीजन वाले जीन को इस तरीके से न्यूक्लियस के डीएनए के साथ ऐड कर देता है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये वायरस पोटैटो का जो सेल है उसको मॉडिफाई कर देता है। एंटीजन का जो जीन है उसको पोटैटो के सेल के अंदर डाल देगा, ऐड कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर लाइक डिलीवरी एजेंट। घर पे तुम्हारा इंस्टामार्ट का या जोमेटो का डिलीवरी वाला आता है, क्या करता है? पार्सल देके जाता है ना, और कुछ करता है क्या? नहीं। बस उसी तरीके से ये वायरस क्या कर रहा है, डीएनए को अंदर डाल के चला जाएगा और कुछ नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो एंटीजन का जीन था, एंटीजन जीन, उसको हमने पोटैटो के सेल के अंदर ऐड कर दिया। तो कैन वी से पोटैटो का सेल भी मॉडिफाई हो गया। हाँ, और इसके बाद हम यहां पे टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मतलब क्या? थोड़े से सेल्स लेके उनको हम एगार जेल वगैरह में रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, तो वहां से वो पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो देखो, एंटायर प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लीफ पीसेस कंटेनिंग द जीन्स ऑफ द ह्यूमन पैथोजन। ठीक है, तो पूरा जब प्लांट बनेगा तो मुझे बताओ, अब उस बटाटे के अंदर, ये जो पोटैटो है, क्या उसके अंदर एंटीजन बनेगा? एंटीजन का प्रोटीन डेवलप होगा ना? आप जब इसको खाओगे तो ये एंटीजन आपके अंदर जाएगा, आपका बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड रेस्पॉन्स में क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा एंड आपको एक इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो जब अगर रियल बैक्टीरिया आता है तो आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं ताकि आप उसको फाइट कर पाओ। इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो ये हो गया एडिबल वैक्सीन। ठीक है, सो कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटो, कच्चा खाना है, हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। समझ में आ गया क्या क्या हुआ? हमने एंटीजन का जीन सेपरेट किया पैथोजन में से, उसको हमने पहले वायरस में डाला, वायरस को मॉडिफाई किया। ये जो वायरस है ना, डीएनए को पहुंचाने का काम करती है, जीन को पहुंचाने का काम करती है, इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, जो लेके जाने का काम कर रही है। ठीक है, फिर ये वायरस पोटैटो के लीफ को इन्फेक्ट करती है, एंटीजन के जीन को लीफ के अंदर, सेल के अंदर डाल देगी। ठीक है, सेल्स मॉडिफाई हो गए, फिर उसको, उससे हम पूरा प्लांट डेवलप करेंगे। बटाटे के अंदर एंटीजन बनेगा, आप उसको खाओगे, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इम्यूनिटी मिलेगी। यही कहानी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लर्न करने हैं। इसको मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ज्यादा क्यों बता रहा हूं, लर्न करना है पूरा ये। ठीक है, एग्जाम में आएगा। दूसरा बात, these potatoes will act against bacteria like Escherichia coli, Vibrio cholerae। ठीक है, Escherichia coli क्या करता है, जुलाब कॉज करता है। Vibrio cholerae कॉलेरा कॉज करता है। कॉलेरा सुना है? तो ऐसा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करता है। कंजम्पशन ऑफ these raw potatoes generates immunity against cholera and disease caused by E. coli। ठीक है, कॉलेरा के अगेंस्ट और E. coli के बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल जाएगी। क्या होगा अगर इसको हमने पका लिया? व्हाट विल हैपन इफ दिस पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजम्पशन? तो अंदर का जो एंटीजन है वो एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोटीन है ना, एंटीजन क्या है? प्रोटीन। उसको अगर आपने हीट किया ना तो वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। डी नेचर मतलब क्या? डिस्ट्रॉय हो गया, एक तरीके से खराब हो गया। ठीक है, यूजलेस हो जाएगा वो, तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एंटीजन का होना जरूरी है इम्यूनिटी आने के लिए। ठीक है, चलो फिर ट्रीटमेंट में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। बायोटेक्नोलॉजी से हम अलग अलग प्रोटीन्स बना सकते हैं, जैसे एक इंसुलिन है, इसको हम बना सकते हैं। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। जो बीटा सेल होता है पैनक्रियास का, उसमें से हमने इंसुलिन का जीन निकाला, बैक्टीरिया में डाला, फिर वो बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बना के देता है। तो वही कहानी है, इंसुलिन को बनाया जा सकता है बैक्टीरिया की मदद से डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। फिर सोमैटोट्रोपिन, ये क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन होता है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्वार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए। जो कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, आपने देखा होगा, उनको एक डिसऑर्डर होता है ड्वार्फिज्म, तो ग्रोथ हार्मोन देने से, सोमैटोट्रोपिन देने से उनकी हाइट बढ़ती है। आप मुझे बोलोगे सर टेक्स्ट बुक का जो चार्ट है उसमें सोमैटोस्टैटिन लिखा है। बेटा चार्ट में गलत दिया है, सोमैटोस्टैटिन एक्चुअली गलत है, उधर गलत है, सोमैटोस्टैटिन नहीं आना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट का जो छोटा सा 2 लाइन दिया है उसमें सोमैटोट्रोपिन लिखा हुआ है, चेक कर लो टेक्स्ट बुक के अंदर, तो हम सोमैटोट्रोपिन ही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे यहां पे, बिकॉज टेक्स्ट बुक में सोमैटोट्रोपिन लिखा है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, सोमैटोस्टैटिन नहीं आता, गलत है, ठीक है। चलो फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 8, हीमोफीलिया नाम का एक बीमारी होता है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर यहां से मेरे को कट हो गया, खून निकल रहा है, तो वो खून बहते जाएगा, क्लॉट नहीं होगा, जमेगा नहीं, खून जमना चाहिए ना, तो इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं, तो इसका बनाया जा सकता है। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बायोटेक्नोलॉजी से, बैक्टीरिया से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर एरिथ्रोपोइटिन होता है अनीमिया के लिए। अनीमिया में क्या होता है, खून की कमी, तो एरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर हो गया इतना, याद करना। ये इंटरल्यूकिन एक और प्रोटीन है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा, इंटरल्यूकिन, याद रखना ये। चलो फिर इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरल्यूकिन कैंसर के लिए, इंटरफेरॉन किसके लिए, इंटरफेरॉन these are group of small sized protein molecule that help to fight viral disease। वायरल इन्फेक्शन में ये हमें हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए। दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आपके ब्लड में नेचुरली ये इंटरफेरॉन बनते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, देखो एंटीबॉडीज भी होती हैं, एंटीबॉडीज का काम अलग है, इंटरफेरॉन भी बनते हैं, ये भी प्रोटीन है और ये भी वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर ये बनते हैं, लेकिन इनको ही बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ट्रांसजेनिक ई कोलाई आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ट्रांसजेनिक मतलब क्या, ट्रांसजेनिक मतलब मॉडिफाइड। हमने ई कोलाई को मॉडिफाई किया ताकि वो हमें इंटरफेरॉन बना के दे। मुझे बताओ, हमारे पास इंटरफेरॉन का जीन होगा, उस जीन को ई कोलाई के अंदर डाल दिया तो ई कोलाई इंटरफेरॉन बना के देगा, ठीक है। ई कोलाई क्या कर रहा है, इंटरफेरॉन बना के दे रहा है। बाद में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, इंजेक्ट किया जा सकता है बॉडी के अंदर, तो ये वायरल डिजीज को फाइट करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो क्लोनिंग की बात करेंगे फटाफट। प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका, रेप्लिका मतलब क्या, कॉपी, कॉपी ऑफ एनी सेल, ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। किसी एक सेल का, ऑर्गन का या पूरे ऑर्गेनिज्म का कॉपी बना लेंगे, इसको क्लोनिंग बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, डेफिनेशन समझ लो, याद कर लो, ठीक। चलो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ इंडस्ट्री में क्या बनता है, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करके काफी सारे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं कम खर्चे में, ठीक है। अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा सकता है फ्रॉम शुगर मोलासिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट। ट्रांसजेनिक मतलब मॉडिफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में कितना एग्जांपल्स देखा है ना, कि बैक्टीरिया हमें ये बना के दे रहा है, वो बना के दे रहा है, फर्मेंटेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो सब कुछ आ जाता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक। चलो फिर एक बात करेंगे यहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सॉइल के अंदर हमारे वजह से, हमने कचरा फेंका या इंडस्ट्री से कुछ वेस्ट निकला, उसके वजह से सॉइल के अंदर कुछ टॉक्सिन्स आ सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। टॉक्सिन्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। चलो तो कुछ प्रकार के प्लांट्स होते हैं और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ प्रकार के प्लांट और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया इन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की और एनवायरनमेंट को साफ करने की, ठीक है। कुछ प्रकार के प्लांट और बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन। ध्यान से सुनना, रेमिडिएशन का मतलब क्या है, टू क्लीन एनवायरनमेंट
एनवायरमेंट को क्लीन करना, इसको रेमेडिएशन बोलते हैं। और ये रेमेडिएशन कौन कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो इसको बायो रेमेडिएशन बोलेंगे। बायो मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से होने वाला रेमेडिएशन इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। ठीक है, चलो तो देखो, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट, इसको बोलते हैं रेमेडिएशन। ठीक है, रेमेडिएशन का मतलब है ये एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, याद कर लेना ये। ठीक है, बायो रेमेडिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर स्पेसिफिकली प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाए, ध्यान से सुनना, इफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड फाइटो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन का ही एक प्रकार है फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन के अंदर ही फाइटो रेमेडिएशन आता है, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो अगर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है टॉक्सिन एब्जॉर्ब करने, तो उसको फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल ले लो फटाफट। जैसे एक फर्न है, फर्न मतलब टेरिडोफाइटा ग्रुप आता है ना प्लांट का, उसके अंदर आता है फर्न। टेरिस विटाटा, ये क्या करता है? एर्सेनिक एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, याद रखना ये सब कुछ। ठीक है, टेरिस विटाटा एर्सेनिक। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड, राई का जो झाड़ होता है, राई, राई समझते हो? फोड़नी घालायला, फोड़नी में डालते हैं ना राई, तड़का तड़का मारते हैं। इंडियन मस्टर्ड, ये सेलेनियम एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। सेलेनियम क्या है? ये भी एक टॉक्सिक मेटल है। ठीक है, मेटल है ना, OS से तेल पियो, टेलुरियम पोलोनियम, सेलेनियम मेटल है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये आपके, एक मिनट, सेलेनियम मेटल है, आर्सेनिक तो मेटलॉइड है, सेलेनियम मेटल होना चाहिए। सेलेनियम इज नॉन मेटल है। ओके, सेलेनियम, ओके, OS से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आई। सेलेनियम नॉन मेटल है बट टॉक्सिक है ये भी। ठीक है, नॉन मेटल है, याद रखना। इसके पहले क्या देखा? एर्सेनिक, वो मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, चलो मैं भी सीख रहा हूँ नया नया आपके साथ। तो इंडियन मस्टर्ड क्या कर रहा है? सेलेनियम को एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। फिर सनफ्लावर क्या कर रहा है? ये भी यूरेनियम को और एर्सेनिक, यूरेनियम तो आप जानते हो रेडियो एक्टिव है, एर्सेनिक क्या है? मेटलॉइड है, टॉक्सिक है, तो इनको एब्जॉर्ब करता है सनफ्लावर। फिर एक बैक्टीरिया है डाइनोकोकस रेडियोड्यूरांस, इट इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब इसको रेडिएशन से फर्क नहीं पड़ता, सर्वाइव करता है, रेडिएशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तो हमने इसको मॉडिफाई किया, हमने इसको क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, तो रेडिएशन को कम करने में हेल्प करता है एक तरीके से। एकदम क्लियर बात हो गई। अच्छा, अब ग्रास है अल्फाल्फा नाम का घास, फिर क्लोवर और राय, दे आर ऑल्सो यूज फॉर फाइटो रेमेडिएशन, मतलब ये प्लांट्स भी टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? बायो रेमेडिएशन मतलब क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, जो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करते हैं, बायो रेमेडिएशन। और उसके अंदर ही एक प्रकार है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो मतलब प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइटो मतलब प्लांट। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, तो प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। टू एब्जॉर्ब और डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। चलो, फूड बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? Food items like bread, cheese, wine, beer, yogurt, vinegar, they are produced with the help of microorganisms. These food items are probably the oldest one produced with the help of biotechnology. तो ये आपकी बेसिक फूड बायोटेक्नोलॉजी, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, चीज, ब्रेड, ये सब कुछ। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है फटाफट समझ लो। हर एक पर्सन का डीएनए जो सीक्वेंस है इट इज यूनिक। इनफैक्ट जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस एकदम आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे ना, उनके भी डीएनए में स्लाइट डिफरेंस आता है, थोड़ा डिफरेंस उनके भी डीएनए में होता है। ठीक है, सो डीएनए सीक्वेंस इज यूनिक। हर पर्सन का डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एटीजीसी, इट इज यूनिक। जैसे आपकी फिंगरप्रिंट यूनिक है ना हर पर्सन की, ट्विंस की भी फिंगरप्रिंट अलग होती है, उसी प्रकार से डीएनए सीक्वेंस भी सबका यूनिक होता है। अ पर्सन्स आइडेंटिटी कैन बी फाउंड यूजिंग देयर डीएनए। लेट मी जस्ट कंफर्म, मैंने पढ़ा तो था कि ट्विंस का भी स्लाइट डिफरेंस आता है, लेकिन फिर भी अपन एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट सेम लेकिन नॉट 100% आइडेंटिकल। म्यूटेशंस होते हैं, एपिजेनेटिक चेंजेस, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, मतलब कुछ कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से ट्विंस में भी, आइडेंटिकल ट्विंस में भी स्लाइट डिफरेंस आता है डीएनए के सीक्वेंस में। और उनके फिंगरप्रिंट तो सबके अलग होते हैं, ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ये बात याद रखना। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पता की जा सकती है उसके डीएनए से। दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। सीआईडी में देखते हैं ना डॉक्टर साळुंखे के। फॉरेंसिक साइंस मतलब क्या? क्रिमिनोलॉजी बेसिकली, के डेड बॉडी या क्राइम सीन जो है वहां अलग अलग चीजें, सबूत वगैरह जो मिलते हैं उनको स्टडी करना, डेड बॉडी को स्टडी करना, पोस्टमार्टम करना एंड क्रिमिनल का पता लगाना, ये सब कुछ फॉरेंसिक साइंस में आता है, ठीक है। तो क्रिमिनल्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी फाउंड एट द क्राइम सीन। मतलब क्राइम सीन पे मेरे को उसका कोई नाखून मिला टूटा हुआ, बाल मिल गया, थूक मिल गई उसकी, उसका खून मिल गया या सीमेंट मिल गया, कुछ भी मिला क्राइम सीन पे, तो उसका इस्तेमाल करके डीएनए निकाला जा सकता है, डीएनए से आइडेंटिटी पता की जा सकती है, ठीक है। देखो यहां पे क्राइम सीन पे, मुझे बताओ, क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला उसका सीक्वेंस ऐसा था, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ठीक है। फिर आपके पास दो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2, तो किसके साथ मैच हो रहा है? क्राइम सीन का जो डीएनए सीक्वेंस आ रहा है वो सस्पेक्ट 2 के साथ मैच हो रहा है, तो हमने हमारे क्या बोलते हैं गुनहगार को पकड़ लिया। सस्पेक्ट 2 के साथ मैच हो रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, बराबर है। इस तरीके से मैचिंग की जाती है। द आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टैब्लिश्ड। बच्चे का बाप कौन है? आज मेरे घर पे कोई बच्चा आया, पापा पापा मैं आपका बच्चा हूं, बिछड़ गया था बचपन में, ऐसा कोई मेरे को बोला, तो मैं कैसे मान लूं मेरा बच्चा है? तो डीएनए टेस्टिंग, पैटर्निटी टेस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पैटर्निटी टेस्ट। ये टेस्ट की जा सकती है, इससे पता चल जाएगा बच्चे का बाप कौन है, ठीक है। रिसर्च मतलब इससे पता चलेगा बच्चे का बाप मैं हूं या नहीं, बच्चा मेरा है या नहीं, ये पता चल जाता है पैटर्निटी टेस्ट करके। रिसर्च इज डन एट द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इन हैदराबाद। तो क्या याद रखोगे यहाँ पे कि हर पर्सन का डीएनए सीक्वेंस यूनिक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं वैसे ही आपका डीएनए भी यूनिक होता है, हर पर्सन का अलग होता है। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पता की जा सकती है डीएनए से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल है। क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एंड किसी बच्चे का बाप कौन है वो भी पता किया जा सकता है यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इधर कुछ नहीं है, 3 चीजें याद रखो। ग्रीन रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड, भले आपके पास आपका खेत छोटा है लेकिन उतने ही खेत में से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है, ज्यादा क्रॉप्स उगाने हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके, सो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। याद रखना हार्वेस्टिंग, देखो इतना याद रखना, हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? डेयरी प्रोडक्शन में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, योगर्ट का, चीज का, इन सब चीजों का, बटर का, तो इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन। तो बेसिकली मच्छी का प्रोडक्शन बढ़ाना, इसमें पिसीकल्चर आता है। पिसीकल्चर मतलब क्या? पिसीकल्चर लिखा हुआ समझ में आ रहा है आपको? पिसीकल्चर, ठीक है, पिसीकल्चर, इसको बोलते हैं फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग की जाती है ताकि मच्छी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, शंख, शिंपड़िया, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक नील क्रांति मिशन लॉन्च किया था 2016 में, NKM16, नील क्रांति मिशन 2016। इसमें क्या होता है? अगर किसी फार्मर को फिश फार्मिंग करनी है, पिसीकल्चर करना है, तो गवर्नमेंट उसको फंडिंग देती है। 50% से लेकर 100% सब्सिडी नहीं बेटा, सब्सिडी दी जाती है। मतलब क्या? आधा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, आधा खर्चा वो फार्मर उठाएगा, इसको बोलते हैं 50% सब्सिडी। आधा खर्चा गवर्नमेंट का, आधा फार्मर का। 100% मतलब पूरा गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है,
फ्री में पूरा पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सिर्फ फार्मर को वो करना है। तो 50% से लेके 100% तक की सब्सिडी फार्मर्स को दी जाती है, लोगों को दी जाती है, ताकि पिसीकल्चर किया जा सके, फिश फार्मिंग की जा सके और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 50 से लेके 100% तक की सब्सिडी दी जाती है। लास्ट में एक फ्रूट प्रोसेसिंग समझ के लो। मुझे बताओ, वी यूज वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट। फ्रूट से बनाया हुआ आप चॉकलेट खा लो, आप जूस पियो, जैम खाओ, जेली खाओ, तो ये सारी चीजें फ्रूट से बनती हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑन फ्रूट। फ्रूट का प्रोसेसिंग करके आप ये सब बना सकते हो। मुझे बताओ, फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस। पेरिशेबल मतलब इजीली खराब हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट केला लिया, 4 दिन रखा, पूरा काला हो जाएगा, अंदर से एकदम ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एप्पल रखोगे, संतरा भी रखोगे, स्ट्रॉबेरी तो 2 दिन में खराब हो जाती है, फंगस लग जाती है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी 2-3 दिन में खराब हो जाती है। बाहर रखा तो, फ्रिज में रखा तो ज्यादा टाइम तक रहेगा, बाहर रखा तो 2-3 दिन में खराब हो जाता है। तो फ्रूट्स आर पेरिशेबल, इजीली खराब होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरियस मेथड आर यूज्ड फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग, ताकि फ्रूट को हम लंबे समय तक रख सकें। एक हो गया कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो। दूसरा हो गया ड्राई कर दो। सूखा देने से इसके अंदर का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो खराब नहीं होंगे। यहाँ पे आपको कीवी दिख रहा है, पाइनएप्पल दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, अंजीर दिख रहा है, फिर स्ट्रॉबेरी भी है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राइड फ्रूट्स। सॉल्ट लगा देना, सॉल्ट लगाने से भी क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, तो इससे भी प्रिजर्व हो जाता है अपना फ्रूट सॉल्ट लगाने से। या एयर टाइट पैकिंग कर लो। प्रिपेयरिंग मुरब्बा, मुरब्बा बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा शुगर डाला जाता है, शुगर ऐड किया जाता है। शुगर भी एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, खराब होने नहीं देता, ठीक है। और इवेपोरेटिंग मतलब सेम एज ड्राइंग, इसमें भी क्या होता है, ड्राइंग किया जाता है। चलो, तो ये सारे थोड़े थोड़े मेथड याद कर लो। आ जाओ पीवाईक्यू कर लेते हैं फटाफट। हमने सब कुछ ही कवर किया है करीब करीब, और जितना जल्दी हो सके कवर किया है मैंने, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और पीवाईक्यू हम सॉल्व भी कर लें। पूरे सेशन का पीडीएफ तो मिल जाएगा फ्री मटेरियल में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एंकरेज करना चाहती है, पिसिकल्चर एंकरेज करना चाहती है फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग NKM 16, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर वैल्यूएबल, इसका आंसर भी मैंने दिया होगा, नहीं, अच्छा ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि ऑर्गन्स क्यों वैल्यूएबल है, मुझे बताओ। ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू एजिंग, एक्सीडेंट, डिसऑर्डर, इन चीजों के वजह से आपके ऑर्गन्स लेस एफिशिएंट बन सकते हैं, कंप्लीटली फंक्शनलेस बन सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर अगर मुझे मेरा लिवर खराब हुआ है, अगर मुझे मेरा एक लिवर मिल जाए किसी और का, तो मेरी लाइफ बच सकती है। तो दैट इज वाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर वेरी वैल्यूएबल, वी कैन डोनेट देम टू सेव अदर पीपल्स लाइफ। तो ये एक्सरसाइज का ही आपका गिव रीजन है, ठीक है। तो ये अपने को करना है, गिव रीजन, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट के इंपॉर्टेंस में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो सेम टू सेम लिख के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसमें तो सिर्फ इतना ही बोला है ना कि हमारे पास आयुर्वेदा का ट्रेडिशन है, इतने पुराने हजारों साल से हम आयुर्वेदा यूज कर रहे हैं। अभी हमने जंगल काट दिया तो मेडिसिनल प्लांट कम हो गए, तो उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट किधर है, तो ये लिखना है हमें, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड नेचुरल रेमेडी, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन फॉर मेनी डिजीज एंड हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ। दे आर फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, उनानी, सिद्धा। ये भी अलग अलग मेडिसिन सिस्टम्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर चलती हैं, आयुर्वेदा, उनानी, सिद्धा मेडिसिन। Many modern medicine are also made from chemical which are originally found in medicinal plant. तो जो गोली वगैरह हम खाते हैं उसमें भी काफी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअली प्लांट से आए हुए हैं। इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक मेडिसिन। मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, हेल्प टू कंजर्व रेयर प्लांट स्पीशीज, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी भी हम बचा सकते हैं, रेयर स्पीशीज को भी हम बचा सकते हैं। दे आर अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल, मेकिंग देम यूजफुल फॉर रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये पॉइंट आप लिख देना इधर। 3 मार्क का है तो 6 पॉइंट दिया मैंने आपको। वाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर वैल्यूएबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी लेस एफिशिएंट हो सकते हैं, फंक्शनलेस ड्यू टू एजिंग, accident, infection. Life of such person become very difficult, miserable, uncomfortable. Many organ in human body remain functional for certain period even after death. These organs can be transplanted. Hence, certain organ like heart, kidney, eyes, liver, heart wall, skin, they are valuable. लिख लेगा। Diabetes, insulin, cancer, interleukin. सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आंसर्स एक्सप्लेन तो मैंने सारे कर दिए हैं, कंसेप्ट हमने सारा पढ़ा है, बाकी आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। गिव एनी 2 कॉमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब ये कितने मार्क्स का है देखो, 1 मार्क का है ना, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। एक आपने लिखा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी,
एक आपने लिखा एनिमल हस्बेंड्री, बस हो गया ना इतना। दो नाम लिखना है कॉमर्शियल यूजेस का, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख सकते हो, बायो रेमेडिएशन लिख सकते हो, और क्लोनिंग, क्लोनिंग छोड़ो, ट्रीटमेंट लिख सकते हो, ह्यूमन हेल्थ लिख सकते हो, फिर और क्या हो गया, फूड बायोटेक्नोलॉजी लिख सकते हो, काफी सारी चीजें आप लिख सकते हो। व्हाट इज स्टेम सेल, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल की डेफिनेशन, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism। इन सेल में से ही बाकी सारे सेल बनते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग, जख्म अगर हो गई, कुछ लग गया है, तो वो हील होने में भी इनका काफी ज्यादा रोल होता है। हमारे स्किन के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं, नीचे स्किन के अंदर, अगर बाहर से कट वगैरह हो गया है तो हील करने का काम वो स्टेम सेल करते हैं, ठीक है, ये आप समझ लो। स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस डेड और डैमेज सेल in disease like diabetes, heart attack, Alzheimer, Parkinson. They help in producing new blood cell for treating anemia, thalassemia, leukemia. They can be used to generate new kidney for transplantation. They can also be used to produce new liver for transplantation. Actually नया किडनी और नया लिवर लेबोरेटरी में बनता नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपके दिया है, दिया है तो दिया है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस aquatic organisms, various useful aquatic organisms, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन का जो डेफिनेशन मैंने दिया उसमें से ही उठाया हुआ है ये। राइट डाउन 4 बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेनिफिट अपन ने पढ़ा है, आपको लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर, यूज ऑफ स्टेम सेल, एक लिखो सेल थेरेपी, एक लिखो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ठीक है, और एक लिख दो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चलो, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड, हाँ ये ट्रू हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, उसका यूज कहां है, ठीक है, तो 2 मार्क के लिए पूछा है ना, तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक, ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसका मेन यूज किधर होता है, फॉरेंसिक साइंस में होता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, तीनों का हमने देखा हुआ है, आप लिख सकते हो। नाउ प्रोटीन लाइक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड अगेंस्ट कैंसर, इंटरल्यूकिन कैंसर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पॉल्यूटेंट। तो ये हमने माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ा है कि सूडोमोनास और अल्कैनोवोरैक्स, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो ऑयल पॉल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन को क्लीन करते हैं, बराबर। तो वो लिख दिया हमने। एडल्ट स्टेम सेल है तो इधर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गया। फिर ये आपको करना पड़ेगा, कर सकते हो, कमेंट में मेरे को बताओ, रीअरेंज एंड राइट प्रॉपर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ओनली एंड कंप्लीट द गिवन ब्लैंक। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, ये ना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। फिर ये ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। अभी इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कमेंट में बताओ, कमेंट में बता दिया तो मैं बता देता हूं। पहला आ गया आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, उसके बाद आ गया ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, उसके बाद आ गया वायरस इन्फेक्ट द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव डी, उसके बाद आ गया एंटायर प्लांट इज प्रोड्यूस, एंड बाद में आ गया सी कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटो, बेडक बेडुक बेडक। ये आ जाएगा आपका सीक्वेंस, कमेंट में बता देना अगर आता हो तो। इंसुलिन, डायबिटीज, इंटरफेरॉन, वायरल इन्फेक्शन, याद रखना है इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन में फर्क है। वायरल इन्फेक्शन, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, ब्लड में बनते हैं, ये लिख सकते हो आप। कंप्लीट द डायग्राम, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर इधर बीच में क्या लिखोगे, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। फिर यहां पे आ गया शूटिंग एंड रूटिंग, और यहां आ गया प्राइमरी हार्डनिंग। ये हो गया शूटिंग एंड रूटिंग, ठीक है।
लिख सकते हो। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड डैश प्रोडक्शन बाय लॉन्चिंग एनकेएम पिसिकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। फिर यहां पे देखो बाबा, ये तुम्हारा स्टेम सेल्स का है, ये डायग्राम अपन ने पढ़ा था, स्टेम सेल्स हो गए ये। फिर ये न्यूरॉन बना, न्यूरॉन से ब्रेन का टिश्यू बन सकता है। फिर ये इंटेस्टाइन बन गई, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे नंबर दिया है ना 1 2 3 4, तो आपको एग्जाम में कैसा लिखना है 1 2 3 4 ऐसा करके लिखना है आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये अपन ने देखा। ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, डेथ के बाद आप क्या दोगे, हार्ट दोगे। पहले तो नहीं दोगे ना हार्ट, बाद में दे सकते हो। लंग्स, बोन्स, स्किन, जब आप जिंदा हो तब भी आप लंग्स का थोड़ा पार्ट दे सकते हो, स्किन दे सकते हो, हड्डी भी दे सकते हो चाहिए तो, मरोगे नहीं, लेकिन हार्ट दे दोगे तो मर जाओ। डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड गिव एनी 2 एग्जांपल, डेफिनेशन लिख सकते हो। और एग्जांपल में क्या हो गया, बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, कुछ भी लिख सकते हो आप, गोल्डन राइस। या हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, वो भी लिख सकते हो, बीटी ब्रिंजल लिख सकते हो। विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम, ये स्टेम सेल थेरेपी का डायग्राम है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंस है। चलो डायग्राम का नाम मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या है, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस के replace the dead cell in case of diabetes, myocardial infarction, Alzheimer, Parkinson. Which organs can be transplanted by this process? तो क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, किडनी बन सकती है, लिवर बन सकता है, और उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है यूजिंग दिस टेक्निक। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड डैश प्रोब हैज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बोलवर्म, बोलवर्म किसको अटैक करता है, बीटी कॉटन। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी किस में होती है, डायबिटीज में होती है। फिर डोनेटेबल ह्यूमन ऑर्गन लिख सकते हो आप, हार्ट, लिवर, किडनी, और क्या लिख लोगे, आईज। विच प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, ये बता देता हूं। कीड़े मारने की दवा, पेस्टिसाइड छिड़कते वक्त क्या क्या करना है, वेयर प्रोटेक्टिव गियर लाइक ग्लव्स, मास्क, गॉगल, अवॉइड स्प्रेइंग अगेंस्ट द विंड, ऐसा हवा आ रहा है और तुमने स्प्रे किया, तुम्हारे मुंह पे उड़ेगा, ठीक है। प्रिवेंट द पेस्टिसाइड फ्रॉम ब्लोइंग ऑन टू योर बॉडी, डू नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक व्हाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, मेजर एंड मिक्स द पेस्टिसाइड केयरफुली एज पर द डोजेज रहता है ना, रेकमेंडेड डोज, इतना इतना डालो, तो मिक्सिंग वगैरह बराबर करो। कीप द चिल्ड्रन एनिमल अवे फ्रॉम स्प्रेइंग एरिया, वॉश हैंड, क्लोथ, इक्विपमेंट थरली आफ्टर स्प्रेइंग टू अवॉइड पॉइजनिंग। मिल जाएगा ना पूरा पीडीएफ, एक बार गो थ्रू कर लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, ये ट्रू हो गया। अभी आइडेंटिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम क्या है टेक्स्ट बुक में देखो और बताओ मेरे को। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटोज, क्या ये बात बराबर है, नहीं है बराबर तो कमेंट में बताओ, बराबर है तो भी बताओ। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अबव प्रोसेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे आप, ये रहा। 2 मार्क के लिए पूरा लिख देना, ये वाला पार्ट छोड़ के इधर तक पूरा। Work on production of edible vaccine is in progress. Presently, potatoes are produced with the help of biotechnology. These potatoes are called transgenic potatoes. These potatoes will act against bacteria, Vibrio cholerae, Escherichia coli. Consumption of raw potatoes generate immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। Any 2 benefit of biotechnology. बेनिफिट हमने पढ़े हैं, 2 आपको लिखने हैं, ठीक है। ड्राइंग, सॉल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विद शुगर, तो कुकिंग अलग चीज है, बाकी सारे फ्रूट प्रोसेसिंग है। ड्राइंग, सॉल्टिंग, शुगर, मैंने बोला मुरब्बा बनाते हैं उसमें शुगर डालते हैं ना, तो सोकिंग विद शुगर ये भी फ्रूट प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें अपन ने वो मेन एरियाज पढ़े हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी के मेन एरियाज, उसमें से एक लिख सकते हो। गिव 1 कॉमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक एक्सप्लेन कर लो, जैसे मान लो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, तो वो आप एक्सप्लेन कर दो, लिख दो उसके बारे में ना, कि 2 टेक्निक होती हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू इंप्रूव द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट है, वुल है, मिल्क है, एंड एनिमल्स विद मोर स्ट्रेंथ आर प्रोड्यूस फॉर हार्ड वर्क। इतना लिख सकते हो, 3 पॉइंट, बेसिक 2 पॉइंट। राइट 2 बैक्टीरियल एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो इधर आपने राइजोबियम लिख लिया, ये बायो फर्टिलाइजर है ना, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, एजोला अवॉइड करना लिखने के लिए, बैक्टीरिया बोला है तो यही लिखना, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना। राइट 2 नेम ऑफ क्रॉप्स विच आर जेनेटिकली डेवलप्ड, जीएम, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल लिख सकते हो, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, तो इसमें ये तुम्हारा अलग हो गया।
अनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, इनके लिए आपको ब्लड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, बाकी डायबिटीज में तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। टेरिस बिटाटा क्या करता है? एब्जॉर्ब, लिख लोगे, एब्जॉर्ब एर्सेनिक, लर्न होना चाहिए। एर्सेनिक क्या है? मेटालॉइड है। सुडोमोनास क्या करता है? डिस्ट्रॉय हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेनियम, आर्सेनिक एंड यूरेनियम, ये सनफ्लावर हो गया, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो डाइनोकॉकस रेडियो ड्यूरेंस, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हार्वेस्टिंग मैक्सिमम yield from minimum land. Various methods are used to harvest maximum yield from minimum land, and this is collectively called as green revolution. Read the following extract and answer the following question. What is the liberal view behind the organ and body donation? तो इधर से ही है ना, a liberal view, इधर तक लिख दो आंसर। Name any 4 organs that can be donated, तो liver, kidney, heart, heart valves, skin, these are the organs जो donate किए जा सकते हैं। eyes भी हैं। what is biotechnology, उसकी definition, any 2 commercial application, तो छोटा छोटा लिख सकते हो, एक एनिमल हस्बेंड्री छोटा है तो लिख सकते हो एनिमल हस्बेंड्री एक हो गया, और एक कोई भी लिखो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फूड बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, लिखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख दो, ठीक है। एक्सप्लेन करना है तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन मत करना, एनिमल हस्बेंड्री, फूड बायोटेक्नोलॉजी छोटा छोटा लिख सकते हो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, ठीक है। चलो, विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। पूरे सेशन का पीडीएफ फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। बाकी कुछ डाउट है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हो रिगार्डिंग बैच, और पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।